वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आशु। 69 बीपीएससी पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है यूटेरिया पब्लिकेशन से, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 5 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 4 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, गुप्त काल में अपरहत भूमि का संबंध निम्न में से किस भूमि से था? गुप्त काल में अपरहत भूमि का संबंध था बिना जोती गई जंगली भूमि से। गुप्तकालीन भूमि के निम्न प्रकार थे: क्षेत्र, खेती के लिए उपयुक्त भूमि; वस्तु, वास करने योग्य भूमि; खील, जो भूमि जोती नहीं जाती थी; अपरहत, बिना जोती गई जंगली भूमि; तथा गोचर, पशुओं के लिए चारा योग्य भूमि। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी? अशोक के काल में पाटलिपुत्र प्रांत राजधानी थी प्राच की, ऑप्शन नंबर डी। मौर्य काल में साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। उत्तरापंथ प्रांत की राजधानी थी तक्षशिला। अवंती राष्ट्र की राजधानी थी उज्जैन। प्राच की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कलिंग की राजधानी थी तोसली। दक्षिणापथ की राजधानी थी स्वर्णगिरी। अगला प्रश्न है, प्राचीन कालीन स्मृतियों में से सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनु स्मृति की। मनु स्मृति की रचना सबसे पहले 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच की गई थी। मनु स्मृति को प्राचीनतम हिंदू धर्मशास्त्र एवं कानून का ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक चिन्ह मिला है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा से। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्रगुप्त ने ग्रहण, मोक्ष एवं अनुग्रह की विजय नीति का पालन किसके खिलाफ किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण भारत के राज्यों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? तो दोस्तों, जो सही सुमेलित है वो है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। सूत पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है, जबकि विनय पिटक में बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम का वर्णन है। अभिधम्म पिटक में इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों तथा बौद्ध मत की दार्शनिक व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऋग्वेद काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत है? ऋग्वेद काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में जो कथन असत है वह है ऑप्शन नंबर सी, इस काल में सती प्रथा एवं बाल विवाह प्रचलन था, जो कि गलत कथन दिया गया है। इस काल में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, वे अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह, सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। पुत्रियों के उपनयन संस्कार किया जाता था, साथ ही विधवा विवाह भी प्रचलन में था। बाकी दोनों कथन सही दिए गए हैं। ऋग्वेदी समाज पितृसत्तात्मक समाज था। इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मगध के किस शासक ने महाजनपद काल में अवंती तथा वश पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था? तो दोस्तों, मगध के वह शासक थे शिशुनाग, ऑप्शन नंबर सी। शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशरथ को पदच्युत कर मगध पर नागवंश नामक एक नए वंश की नींव डाली थी। इसी ने अवंती तथा वश पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिण भारतीय राज्य ने भाग लिया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकूट ने। कन्नौज के लिए प्रतिहार नरेश, वशराज एवं पाल नरेश धर्मपाल के बीच जारी संघर्ष के बीच राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने हस्तक्षेप किया एवं वशराज तथा धर्मपाल को हराया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक अलाउद्दीन जानी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अकबर के द्वारा बिहार के प्रांतपति के रूप में
नियुक्त मान सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोहतास में। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सीरी को अपनी राजधानी बनाया था? तो दोस्तों वह शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गौ हत्या निषिद्ध कर दिया था? तो दोस्तों कश्मीर के वह शासक थे जैनुल आबिदीन, ऑप्शन नंबर सी। जैनुल आबिदीन अपनी उदार, जन कल्याणकारी और सहिष्णुतावादी नीतियों का अनुसरण किया था, जिसके कारण आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहते हैं। आबिदीन ने जजिया कर हटा दिया तथा गौ हत्या निषिद्ध कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के संदर्भ में जो कथन असत्य है वह है ऑप्शन नंबर बी। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टप्रधान के नाम से तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज रहते थे, जो कि गलत कथन दिया गया है। अष्टप्रधान नहीं होगा, अष्टदिग्गज। कृष्णदेवराय के काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि सुशोभित करते थे। इन्हें अष्टप्रधान नहीं बल्कि अष्टदिग्गज कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष महरनामा की घोषणा की थी? मुगल सम्राट अकबर ने मजहरनामा की घोषणा की थी 1579 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीर ए बहर। मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल करता था मीर ए बहर। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष चलाया गया था? आसान सा प्रश्न है। बारदोली सत्याग्रह चलाया गया था वर्ष 1928 में, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। गुजरात के सूरत जिले में बारदोली तालुका में 1928 ईस्वी में किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन चलाया। बारदोली आंदोलन में भाग ले रही महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि डेन ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रावणकोर में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1616 ईस्वी में आई। इसने अपनी पहली फैक्ट्री तंजौर के त्रावणकोर यानी कि तमिलनाडु में स्थापित की। वर्ष 1676 में सीतारामपुर पश्चिम बंगाल में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा निम्नलिखित में से कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बालाजी बाजीराव। पानीपत का तृतीय युद्ध बालाजी बाजीराव के समय की प्रमुख घटना थी। यह युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के मध्य हुआ। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति भेजने की घोषणा की, जिसमें सदस्य पैंथिक लॉरेंस, स्टॉफर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों काम लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। वर्ष 1853 में प्रथम तार लाइन कोलकाता से आगरा के बीच शुरू की गई थी। वर्ष 1854 में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा निम्नलिखित में से किसने पास की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्रनाथ टैगोर ने। वर्ष 1853 के चार्टर एक्ट से सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई थी। भारत में सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर को मिली थी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसने भारतीय गणतंत्र सेना की स्थापना की थी? भारतीय गणतंत्र सेना की स्थापना की गई थी शूरसेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन 1930 ईस्वी में चटगांव में शूरसेन ने की थी। शूरसेन के नेतृत्व में ही चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो दोस्तों वह थे बलदेव सहाय। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हेनसांग अपनी भारत यात्रा का विवरण सीयूकी नामक ग्रंथ में की उसने मथुरा को किसका प्रमुख केंद्र बताया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूती वस्त्र का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जेबी कृपलानी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में उषा मेहता की ख्याति निम्नलिखित में से किसके कारण हुई थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में उषा मेहता की ख्याति जिस कारण से हुई थी वह कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गुप्त रेडियो के संचालन के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन एनी बेसेंट के संबंध में सही नहीं है? एनी बेसेंट के संबंध में सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी, वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, जो कि गलत दिया गया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मूलतः मैडम ब्लास्की एवं कर्नल अलकाट ने न्यूयॉर्क में की थी। बाकी दोनों कथन सही दिए गए हैं। एनी बेसेंट के बारे में, उन्होंने भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी। वह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा था यह विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र के रूप में गिरा है? तो दोस्तों इसे कहने वाले थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल प्रांत का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन कर दिया। इसी संदर्भ में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था यह विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सन 1906 में लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सन 1906 में लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 239 AA संबंधित है। अनुच्छेद 239 AA संबंधित है 69वां संशोधन अधिनियम 1991 से तथा इसने दिल्ली को विशेष दर्जा दिलाया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करता है? तो दोस्तों वह संशोधन हो जाएगा 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जस्टिस रोहिणी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जस्टिस रोहिणी आयोग संबंधित है अनपिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी का उप वर्गीकरण से। जस्टिस रोहिणी आयोग संबंधित है अनपिछड़ा वर्ग ओबीसी का उप वर्गीकरण से। रोहिणी आयोग का गठन 2017 में अनुच्छेद 340 के तहत किया गया था। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 44 से। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भूलने का अधिकार से संबंधित है? भूलने का अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 350B का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 350B का उल्लेख है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में एंटी डिफेक्शन कानून लागू नहीं है? एंटी डिफेक्शन कानून लागू नहीं है राष्ट्रपति के चुनाव में।
जबकि राज्यसभा में वोटिंग के दौरान, लोकसभा में वोटिंग के दौरान यह दोनों प्रक्रिया में एंटी डिफेक्शन कानून लागू है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकपाल लोकायुक्त शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। लोकपाल लोकायुक्त शब्द गढ़ा गया था एल.एम. सिंघवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। लोकपाल लोकायुक्त 1966 में एल.एम. सिंघवी के द्वारा गढ़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह तीनों के तीनों कथन भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में सही है। संविधान के अनुच्छेद 76 भारत में एजी के पद का प्रावधान करता है। एजी की नियुक्ति सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एजी को संसद के दोनों सदनों में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों का वितरण प्रदान करता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 246। ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची राज्यों और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों और जिम्मेदारियों का वितरण प्रदान करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वीं अनुसूची किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची जिस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई थी वह था पहला संशोधन, जो कि 1951 में हुआ था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 9वीं अनुसूची को पहले संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था ताकि इसमें शामिल कानूनों को मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक जांच से बचाया जा सके। अगला प्रश्न है, स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना की गई थी? स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना की गई थी 6ठी अनुसूची के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने पर नदी का सही क्रम क्या होगा? यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले हो जाएगा दामोदर, फिर इसके बाद हो जाएगा महानदी और लास्ट में हो जाएगा कृष्णा नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टोम्बोलो किस प्रकार की भूमि है? टोम्बोलो जिस प्रकार की भूमि है वह है तटीय भू आकृतियां। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रीची द्वीप समूह और भूल भुलैया द्वीप पाए जाते हैं? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। रीची द्वीप समूह और भूल भुलैया द्वीप पाए जाते हैं बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। हिमालय के किस भाग में हमें कड़ेवा संरचना मिलती है? तो दोस्तों वह भाग हो जाएगा कश्मीर हिमालय। ऑप्शन नंबर ए। कड़ेवा हिमानी मिट्टी और मोरन से युक्त अन्य सामग्रियों के मोटे भंडार हैं। यह कश्मीर हिमालय में पाए जाते हैं। कड़ेवा केसर की एक स्थानीय किस्म जफरान की खेती के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है, कौन सी भारत में मिट्टी की सबसे व्यापक और सबसे अधिक उत्पादक श्रेणी है? तो दोस्तों वह मिट्टी हो जाएगी जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, पीटर्सबर्ग, शेफील्ड, जमशेदपुर शहर किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, महासागर में निम्नलिखित में से कौन सी राहत विशेषताएं हैं? महासागर की विशेषताएं हो जाएगी एटोल, ग्योट्स तथा खाई खोदकर मोर्चा दबाना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बिहार का जो जिला झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है वह जिला है कैमूर। ऑप्शन नंबर ए। बिहार में 38 जिले हैं। बिहार के 8 जिलों की सीमा झारखंड से लगती है। पहला है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका तथा भागलपुर। कैमूर की सीमा साझा झारखंड के साथ नहीं है।
बिहार के 7 जिलों की सीमा नेपाल से लगती है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया तथा किशनगंज। 3 जिलों की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है, वे हैं किशनगंज, पूर्णिया तथा कटिहार। 8 जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, वे जिले हैं पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर तथा रोहतास। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी छोटी प्लेट नहीं है? छोटी प्लेट नहीं है प्रशांत प्लेट, ऑप्शन नंबर बी। प्रशांत प्लेट कोई छोटी प्लेट नहीं है, यह एक बड़ी प्लेट है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में वानावर पहाड़ी स्थित है? वानावर पहाड़ी स्थित है बिहार के जहानाबाद जिले में, जबकि मुंडेश्वरी पहाड़ी कैमूर में है, प्रेमशिला पहाड़ी गया में है, दुर्गेश्वरी पहाड़ी गया में है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी गया में है, सोमेश्वर पहाड़ी पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या के घटते लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों में से सही क्रम का चयन करें। आपको घटते क्रम में सजाना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपालगंज, फिर सिवान, तब सारण। गोपाल का लिंगानुपात सबसे अधिक है, इसके बाद सिवान हो जाएगा, फिर इसके बाद सारण हो जाएगा। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। उच्चतम लिंगानुपात केरल का है, जिसकी संख्या 1084 है। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है, जिसकी संख्या 879 है। बिहार का लिंगानुपात 918 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, जिसकी संख्या 876 है। अगला प्रश्न देखते हैं, जूट उद्योग अधिकतर बिहार के किस जिले में स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में बहने वाली निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल पश्चिम बंगाल में है? तो दोस्तों वह नदी है महानंदा नदी, ऑप्शन नंबर बी। महानंदा नदी एक सीमा पार नदी है जो भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल और बिहार और देश बांग्लादेश से होकर बहती है। इसकी उत्पत्ति हिमालय से दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में होती है। यह गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सवान। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय वाटर मार्ग संख्या 1 किस नदी पर है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी पर। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ती है, जो कि गंगा नदी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, परागन के दौरान परागकण प्राप्त करने वाले पुष्प का भाग है? परागन के दौरान परागकण प्राप्त करने वाले पुष्प का भाग है वर्तिक काग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण के मिश्रण को कहा जाता है? फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण के मिश्रण को कहा जाता है साबुन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, डैश ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है? तो दोस्तों वह है धमनियाँ, ऑप्शन नंबर बी। धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर के उस हिस्से का नाम बताइए जिस पर कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा असर करता है? तो दोस्तों वह भाग हो जाएगा फेफड़ा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी व्यक्ति के रक्त से यूरिया को अलग करके उसे साफ करने के लिए निम्नलिखित में से किस कृत्रिम प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वह कृत्रिम प्रक्रिया का नाम हो जाएगा डायलिसिस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम को जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का नियम से। अगला प्रश्न देखते हैं, अत्यंत संकीर्ण नलिकाओं का एक नेटवर्क जिसके माध्यम से धमनियां और नसें जुड़ी होती है, यह कहलाती है? तो दोस्तों यह कहलाती है कोशिकाएं। अत्यंत संकीर्ण नलिकाओं का एक नेटवर्क जिसके माध्यम से धमनियां और नसें जुड़ी होती है, यह कहलाती है कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब रक्त में पीएच कम हो जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की आत्मीयता कम हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय होता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है।
मनुष्य में श्वसन के दौरान गैसीय विनिमय होता है फेफड़ों की एल्वियोली के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूट्रॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? न्यूट्रॉन के बारे में जो कथन सही है वह है 1, 3 तथा 4। इसके साथ कोई शुद्ध विद्युत आवेश नहीं जुड़ा होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा हम हवा से विभिन्न गैसें प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों वह प्रक्रिया का नाम है आंशिक आसवन। आंशिक आसवन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम हवा से विभिन्न गैसें प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर किसके साथ कार्य करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल डैश बनाता है। धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल बनाता है लवण और पानी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में फ्यूज की प्रकृति होती है। विद्युत परिपथ में फ्यूज की प्रकृति होती है उच्च प्रतिरोधकता तथा कम गलनांक। अगला प्रश्न देखते हैं, माध्यम में ध्वनि की गति निर्भर करती है। माध्यम में ध्वनि की गति निर्भर करती है तरंग दैर्ध्य पर। अगला प्रश्न है, दी गई ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि नलिका रहित ग्रंथि है? दी गई ग्रंथियों में से नलिका रहित ग्रंथि है वह है अंतःस्रावी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कच्चा माल कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चूना, पत्थर और मिट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं, 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लकड़ी का गुटका 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित होता है। ब्लॉक पर लगाए गए बल की गणना करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80 न्यूटन। दिया गया द्रव्यमान बराबर 20 किलोग्राम है, त्वरण है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गति के दूसरे नियम के अनुसार बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, इसलिए बल बराबर हो जाएगा 20 इंटू 4, 80 न्यूटन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रोगग्रस्त त्वचा सतहों के इलाज के लिए उपयोग में आएगा? तो दोस्तों वह हो जाएगा एंटीसेप्टिक्स। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई पर, क्रॉस सेक्शन का क्षेत्र पर तथा सामग्री की प्रकृति पर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है इसकी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर। अगला प्रश्न देखते हैं, जब वायु को गर्म किया जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? जो कथन सत्य होगा वह है ऑप्शन नंबर ए, गर्म और हल्का होगा। अगला प्रश्न है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी निम्नलिखित में से किसकी आयु का अध्ययन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वृक्ष की आयु का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पौधों को संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है? तो दोस्तों वह है लिग्निन। ऑप्शन नंबर बी। जाइलम फाइबर और ट्रेकिस लिग्निन से बने होते हैं और यह पौधों को संरचनात्मक सहायता प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, कपड़ों और बर्तनों की सफाई के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में होता है। कपड़ों और बर्तनों की सफाई के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में होता है सल्फोनेट। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संचार के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? जो अर्धचालक नहीं है वह है क्वार्टज। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक एंजाइम है? इसमें एंजाइम हो जाएगा लाइपेज। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में उपयोग किया जाता है भारी पानी तथा ग्रेफाइट का। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे शरीर में सबसे तेजी से निर्मित होने वाला विटामिन कौन सा है? हमारे शरीर में सबसे तेजी से निर्मित होने वाला विटामिन है विटामिन डी। ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथन का चयन करना है इसमें आपको। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में ग्रामीण वित्त पोषण प्रणाली में शामिल सभी संस्थाओं को गतिविधियों के समन्वय के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में की गई थी। और दूसरा कथन गलत हो जाएगा, इसकी स्थापना रंगराजन समिति की सिफारिश पर की गई थी, जो कि गलत कथन दिया गया है। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के द्वारा की गई थी। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है भारत का प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट में प्राप्तियां पूंजीगत या राजस्व हो सकती है, इनमें से कौन सी पूंजीगत प्राप्ति है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 दोनों। बजट में प्राप्तियां पूंजीगत या राजस्व हो सकती है, इनमें जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं वह है ऋण वसूली तथा भविष्य निधि जमा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। नाम मात्र जीडीपी वर्तमान प्रचलित कीमतों पर जीडीपी का मूल्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजकोषीय घाटे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजकोषीय घाटे के बारे में जो कथन सही है वह है 1 तथा 2। उच्च राजकोषीय घाटे से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है और कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। राजकोषीय घाटा सरकार की आय में कमी के माध्यम से कल्याण और विकास गतिविधियों का पूरा करने की अनुमति देता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एसडीआर या पेपर गोल्ड शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एसडीआर या पेपर गोल्ड शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है ऑप्शन नंबर सी, आईएमएफ के द्वारा अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के पूरक के लिए बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। एसडीआर शब्द का अर्थ विशेष आहरण अधिकार है। इसे पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। आईएमएफ के द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में एसडीआर है। इसे इसके सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के पूरक और वैश्विक तरलता में सहायता के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मौद्रिक नीति लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सेंट्रल बैंक के द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3 और 4, यानी कि चारों सही हो जाएगा। मौद्रिक नीति लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सेंट्रल बैंक के द्वारा जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वह है खुला बाजार संचालन, नैतिक प्रेरणा, बैंक दर तथा आरक्षित अनुपात। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है वह है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। भारतीय मुद्रा प्रणाली न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर आधारित है, जो कि सही दिया गया है। और दूसरा है, इस पर 22 भाषाएं लिखी गई है, जो कि गलत है। नोट पर अंग्रेजी भी लिखी होती है, जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल है। तो दोस्तों यह भी कथन गलत हो जाएगा। भारतीय मुद्रा प्रणाली न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर आधारित है। इस पर 17 भाषाएं लिखी हुई है, न कि 22 भाषाएं। नोट पर अंग्रेजी भी लिखी होती है, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक 5 MMT हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है? तो दोस्तों वह लक्ष्य हो जाएगा 2030 तक का, ऑप्शन नंबर सी। सरकार का लक्ष्य 2030 तक 5 MMT हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मछुआरों और मछली विक्रेताओं पर केंद्रित नई योजना क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीएम मत्स्य संपदा योजना की नई उप योजना। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023 में घोषित की गई किस योजना में विभिन्न पारंपरिक और कुशल व्यवसायों में लगे कुशल लोग शामिल हैं? तो दोस्तों वह योजना हो जाएगी पीएम विकास प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। प्रधानमंत्री
विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जिसकी घोषणा बजट 2023 में की गई थी। विभिन्न पारंपरिक और कुशल व्यवसायों में लगे कुशल लोग शामिल होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के समय हसन इमाम और श्रीमती विंध्यवासिनी देवी के नेतृत्व में पटना में महिलाओं ने विदेशी वस्त्रों की दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन किया था? तो दोस्तों वह आंदोलन था असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किन जातियों का संबंध वजीद संघ से नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों जातियों का संबंध वजीद संघ से है, विधेय, भोग तथा उग्र। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा अपने शासनकाल के किस वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13वें वर्ष में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रभावती गुप्त निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय का। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस मुगल राजकुमार को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार परवेज को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किस वर्ष सारण जिले को सारण और चंपारण के रूप में दो हिस्सों में बांट दिया गया था? तो दोस्तों वह वर्ष था 1866 का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी प्रभावती देवी थी। बिहार की प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी प्रभावती देवी थी ब्रजकिशोर प्रसाद की बेटी तथा जयप्रकाश नारायण की पत्नी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्नलिखित में से किसकी रचना है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाबू रघुवीर नारायण का। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा के रूप में कार्य करती है? बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा के रूप में कार्य करती है कर्मनासा तथा गंडक नदी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। कर्मनासा, गंडक और घाघरा नदियों का समूह बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 37 का संबंध किस नदी से है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गंडक नदी से। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परमार डॉल्फिन अभयारण्य का संबंध मुख्य रूप से बिहार के किस जिले से है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अररिया जिले से। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि विभाग के द्वारा सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंडी में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में इंडीज के राष्ट्रपति ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को। अगला प्रश्न है, ग्लोबल जैव फ्यूल अलायंस किस देश के द्वारा प्रस्तावित किया गया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल जैव फ्यूल्स अलायंस जिस देश के द्वारा प्रस्तावित किया गया है वह देश है अपना प्यारा भारत देश, ऑप्शन नंबर बी। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन भारत के द्वारा प्रस्तावित अलायंस है। इसका मुख्य सदस्य देश है भारत, ब्राजील तथा अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस 2023 का विषय क्या है? विश्व पृथ्वी दिवस 2023 का विषय है हमारे ग्रह में निवेश करें, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अभिलेखागार के 1 करोड़ से अधिक पृष्ठों वाले ऐतिहासिक अभिलेखों वाले निम्नलिखित में से किस पोर्टल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशंसा की है? तो दोस्तों वह पोर्टल हो जाएगा अभिलेख पोर्टल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, INIO CHOS 23 अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीस में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या डैशबोर्ड के अनुसार भारत की नवीनतम जनसंख्या कितनी है अप्रैल 2023 तक? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 142.86 करोड़। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किस इमारत को विश्व के सबसे बड़े कार्यालय परिसर का खिताब मिला है? तो दोस्तों वह इमारत है सूरज डायमंड बोर्ड्स, अपना प्यारा भारत का। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा पर मानव की पहली लैंडिंग को चिन्हित करने के लिए 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय
चंद्रमा दिवस मनाया जाता है? चंद्रमा पर पहला मानव किस वर्ष उतरा था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1969 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में बाघ सशिकारी और शिकार की स्थिति रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यह तीनों के तीनों कथन सही दिए गए हैं। रिजर्व में बाघ का लिंगानुपात प्रति नर एक मादा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों का घनत्व 4.32 है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 54 है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भिखारी ठाकुर जी को। अगला प्रश्न है, बिहार के पास निम्नलिखित में से किसके लिए जीआई टैग नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों के तीनों बिहार के जीआई टैग हैं, शाही लीची, जर्दालू आम तथा कतरनी चावल। अगला प्रश्न देखते हैं, फरवरी 2023 में तकनीकी वस्तुओं पर 10वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन जिसका नाम प्रोकोटेक्स 2023 एनविजिंग इंडियन ट्रैकिकल टेक्सटाइल @2047 है, इसका उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 किस फिल्म को प्रदान किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द कश्मीर फाइल्स को। जबकि फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है RRR यानी कि RRR को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है आलिया भट्ट को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणबीर कपूर को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, BR सुब्रमण्यम को। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा प्रथम स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया था? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा प्रथम स्नो मैराथन का आयोजन किया गया था भद्रवाह में, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जापान ने भारत को 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए आधिकारिक विकास सहायता की मंजूरी दी। इन परियोजनाओं का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से है? तो दोस्तों इनका संबंध है बिहार से, राजस्थान से तथा पश्चिम बंगाल से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जापान ने 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भारत के लिए अपने ODA को मंजूरी दी। बिहार में पटना मेट्रो रेल निर्माण परियोजना के लिए, पश्चिम बंगाल में जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया के लिए, वन और जैव विविधता संरक्षण के लिए तथा राजस्थान में जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के लिए। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग का प्रथम संस्करण किस टीम ने जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर पहली बार महिला प्रीमियर लीग का ट्रॉफी जीता है। ऑरेंज कैप दिया गया है मैग लेनिन को, पर्पल कैप दिया गया है हेले मैथ्यूज को और इसका फाइनल हुआ था मुंबई के बैरबोन स्टेडियम में। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा भारतीय संस्थान तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो दोस्तों वह भारतीय संस्थान हो जाएगा IIT मद्रास। अगला प्रश्न है, हून थाडो सांस्कृतिक उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? हून थाडो सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है भारत के मणिपुर राज्य में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जल निकायों पर पहली बार हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य में जल निकायों की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों वह राज्य है अपना नहीं, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 1 जून को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, गैटो सोडा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? गैटो सोडा संबंधित है बैडमिंटन खेल से, ऑप्शन नंबर सी। गैटो सोडा 7 साल की भारत की उभरती हुई बैडमिंटन खिलाड़ी है, वह अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों वह शहर है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी।
विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम की मेजबानी करेगा हैदराबाद। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस एशियाई देश को 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है? तो दोस्तों वह एशियाई देश है अपना प्यारा भारत देश। अगला प्रश्न है, मेयोन ज्वालामुखी जो हाल ही में खबरों में है किस देश से संबंधित है? मेयोन ज्वालामुखी जो हाल ही में खबरों में है यह स्थित है फिलीपींस देश में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, डैगर कंप्यूटर मॉडल का उपयोग किस क्षेत्र के लिए किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूचुंबकीय क्षेत्र के लिए। अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व के दूसरे सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज करने का दावा किया है? तो दोस्तों वह देश है ईरान। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पटना चिड़ियाघर का कौन सा स्थापना वर्ष 2023 में मनाया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50वीं। अगला और अंतिम प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में व्यसन मुक्ति अभियान शुरू किया है? भारत के राष्ट्रपति ने जिस राज्य में व्यसन मुक्ति अभियान शुरू किया है वह राज्य है ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।